पर बाबा साहब को मध्य भोपाल से चुनाव लड़ना चाहिए। जिसको हम राजनीति कहते हैं, मैं राजनीति शब्द को बहुत अच्छा नहीं मानता। जी, मुझे बहुत अच्छे से याद है जब भोपाल में जबरदस्त सूखा पड़ा था। कलियासोत के शिव मंदिर से इसलिए करते थे क्योंकि कलियासोत डैम के गेट नहीं लगे थे। पानी जल्दी गर्मियों में उतर जाता था और वो रैली के लिए बड़ा अच्छा स्पॉट बन जाता था। नमस्कार, स्वागत है नारद मुनि के पॉडकास्ट में और मैं हूं आपके साथ जुबैर कुरैशी। दोस्तों, आज हमारे पॉडकास्ट में मेहमान है मध्य प्रदेश की एक ऐसी शख्सियत जिन्हें लोग बाबा साहब के नाम से जानते हैं, जो सरगुजा के महाराज हैं, जिनका राजनीति से गहरा ताल्लुकात रहा है और साथ में जिनके फादर मध्य प्रदेश के रिटायर्ड चीफ सेक्रेटरी रहे हैं। जी, हम बात कर रहे हैं अरुणेश्वर सिंह देव सर की। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में आपका। धन्यवाद जुबैर भाई। सर, चूंकि आप लंबे समय से आपका पूरा परिवार राजनीति से जुड़ा हुआ है, लेकिन हमने अक्सर देखा कि आप राजनीति से मेन स्ट्रीम से काफी दूर हैं। जो मेन स्ट्रीम की पॉलिटिक्स होती है उससे क्यों दूरी बनाए रखे हुए? ये बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन जब मैं छोटा था तो मुझे इस काम के अलावा कोई दूसरा काम ना आता था, ना समझता था, ना मैं उसके बारे में सोचता था, क्योंकि घर का माहौल ऐसा था। और चाहे इमीडिएट फैमिली हो या कजन्स हो या मदर की साइड की फैमिली हो, सभी राजनीति में थे। अलग अलग स्टेट्स में थे, लेकिन सभी राजनीति में थे और अलग अलग दलों में भी थे। ज्यादातर लोग कांग्रेस में थे, लेकिन अलग अलग दलों में भी थे। और ये इसलिए हमारे मन में भी ऐसे ही था। स्कूल में भी जब था तो लीडरशिप रोल्स लेता था, क्लास के मॉनिटर का रोल लेता था, हाउस कैप्टन का रोल लेता था, स्कूल कैप्टन का रोल लेता था, सेक्रेटरी यूनियन का रोल लेता था। फिर स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स में भी हम लोग रहे। पचौरी जी के साथ यहाँ काफी काम भी किया। एनएसयूआई में भी रहे। और 86 के बाद की बात है, घर में ऐसे ही मम्मी के साथ खाने की टेबल पे 2-3 बार उन्होंने कहा कि तुम भोपाल में रहते हो। तब मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक था। तुम भोपाल में रहते हो और यहाँ सब की नजरों में रहते हो, तो तुमको ये लोग एडजस्ट कर लेते, इससे तुम्हारे भाई साहब को बड़ा नुकसान होता है। और वो क्योंकि एक फैमिली से कितने लोगों को, मदर भी राजनीति में थी। तो मैंने तब तय किया। तब उसके बाद से मैंने वहां जाके अपने लीडर्स को, अर्जुन सिंह जी, माधवराव जी, दिग्विजय सिंह जी, पचौरी जी, कमलनाथ जी, इन सबको जाके आग्रह किया कि ऐसा ऐसा है। मैं राहुल भैया से भी काफी क्लोज था, सबको मैंने बताया कि सुभाष जी से भी बहुत क्लोज था। और मैं एक ऐसा आदमी था जो इन सब की अगर थोड़ी थोड़ी अंदरूनी अपने गुटबाजी भी थी, मेरे मामले में ये काफी प्यार दिखाते थे और मुझे सपोर्ट करते थे और मैं भी इनके लिए खड़ा रहता था। और इसके जब मैंने ये बात रखी तो मुझसे लगभग सबने ये कहा कि नहीं, आप गलत सोच रहे हैं। आपसे क्या राजमाता साहब ने कहा है कि आप छोड़ दें? मैंने कहा नहीं, उन्होंने तो नहीं कहा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये बात भी एक मायने रखती है। और मैंने अपने आप ये निर्णय लिया, किसी के कहने पे नहीं लिया। और मेरा जब टेन्योर खत्म हुआ ऑल इंडिया जॉइंट सेक्रेटरी का, एनएसयूआई का, उसके बाद से फिर मैंने कभी कोई राजनीतिक पद ना मांगा, ना लिया और ना उसके लिए प्रयास किया। सोशल वर्क में जरूर मैं जुड़ा रहा। उसके बाद फिर मैंने कुछ प्राइवेट बिजनेसेस और काम शुरू किए जो मुझे आता ही नहीं था। क्योंकि मैंने उसकी ना तो कभी कोई ट्रेनिंग ली थी और ना हमारे घर में कोई बैकग्राउंड था। तो पहला काम एक बहुत छोटा सा काम मिला, सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी में टैग प्रिंटिंग का काम मिला। कुल उस जमाने में शायद 70-80 हजार रुपए का काम था। उसमें मैंने सोचा था कि काफी 3-4 हजार रुपए बच जाएंगे, लेकिन पेट्रोल के खर्चे वर्चे जैसी चीज डालना भूल गया था, तो कुल 250 रुपए बचे। और जब मैंने घर में बताया तो फादर ने कहा, सीखने के लिए बच के सीखना बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, आगे और आपको अच्छे काम मिलेंगे, मेहनत करते रहिए, जुड़े रहिए। फिर धीरे 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 दूसरे बिजनेसेस के संपर्क में आए, कुछ प्रॉपर्टी का काम करने लगे, कुछ टूरिज्म इंडस्ट्री का काम करने लगे, और अब भी वही 2 काम मुख्यतः मैं करता हूँ। सोशल लाइफ काफी ब्रॉड है, उसमें स्पोर्ट्स सेक्टर, कल्चरल सेक्टर मेरा। बिल्कुल बाबा, उस पर हम आ रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अरुणेश्वर सिंह देव साहब, बाबा साहब यानी के
सरगुजा जो अविभाजित मध्य प्रदेश है, सरगुजा, उसके पापा जो फादर थे वो वहाँ के महाराज रहे हैं। आज भी लोग वहाँ के सरगुजा आज भी महाराज कह के खिताब करते हैं। और बाबा साहब के जो बड़े भाई हैं टी एस सिंहदेव, छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम रहे हैं, लंबे समय तक मंत्री रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष भी रहे हैं। इसके अलावा बाबा साहब के जो बेटे हैं आदित्येश्वर सिंहदेव, वो वहाँ पर जिला जनपद अंबिकापुर के उपाध्यक्ष रहे हैं, वो भी काम कर रहे हैं। इसके अलावा सर की जो मम्मी है वो मध्य प्रदेश अविभाजित मध्य प्रदेश में 3 से 4 बार कैबिनेट मंत्री रही हैं। फादर मध्य प्रदेश से रिटायर्ड चीफ सेक्रेटरी रिटायर्ड हुए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें पॉलिटिकल फैमिली को लेकर, तो बाबा साहब की सिस्टर हैं, वो भी 3 से 4 बार सांसद रही हैं। इसके अलावा मौसा जी हिमाचल के मुख्यमंत्री रहे हैं। तो कुल मिला के बाबा साहब पूरा परिवार जो है कहीं ना कहीं की पोस्ट पे रहा है। कभी कभी आपको ऐसा फील नहीं होता कि जो मेन स्ट्रीम की पॉलिटिक्स है उससे आपने विड्रॉ करके कुछ अपने साथ नाइंसाफी की है? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल फील नहीं होता, क्योंकि ये तो आप चुनते हैं आपको क्या करना है, और जो कर रहे हैं अगर वो अच्छा लगता है तो फिर ऐसा महसूस नहीं होता है। लेकिन जुड़ाव तो रहता ही है। आज जहाँ भारत हमारा एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो एक जहाँ प्रजातांत्रिक व्यवस्था है वहाँ आप जिसको हम राजनीति कहते हैं, मैं राजनीति शब्द को बहुत अच्छा नहीं मानता, जिसको हम प्रजातांत्रिक व्यवस्था कहते हैं, उसमें आपका कहीं ना कहीं योगदान, कहीं ना कहीं सहयोग, कहीं ना कहीं, मैं आपको बताऊं बहुत छोटे स्तर पे अपने मोहल्ले में बहुत काम करता हूँ। इवन जो हमारी कॉलोनी है, अरेरा कॉलोनी, वहां के बहुत छोटे छोटे कामों को भी मैं बड़े ध्यान से देखता हूँ। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर मैं एक कॉलोनी को ही अच्छा कर पाऊं तो मेरा कंट्रीब्यूशन भारत के लिए है। और अच्छे लोगों को चुनूं, अच्छे लोगों की बातें करूं, अच्छे लोगों से जुड़ूं, अच्छे कार्यों में सहयोग करूं, अच्छे कार्यों के होने में मददगार बनूं, तो ये भी समाज का एक ऐसा अंग है जो केवल पॉलिटिकल पोस्ट या आपके चीफ मिनिस्टर होने से या मिनिस्टर होने से या एमएलए होने से या सांसद होने से ही आप पूरा कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। एक एडवांटेज मुझे ये मिलता है कि अब मैं, क्योंकि एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं हूँ, किसी दल का पदाधिकारी नहीं हूँ, कुछ नहीं हूँ, तो मुझे हर जगह से मदद मिलती है। तो मैं कहीं कोई बात लेके जाता हूँ तो उसको अब राजनीतिक बात नहीं माना जाता है, उसको एक जनता की समस्या माना जाता है और सोशल वर्क के रूप में देखा है। हाँ, उसको सही काम के रूप में लेकिन बाबा देखा साहब, जाता है। जिस तरह आपकी मध्य प्रदेश में लोकप्रियता है, खासतौर से हम बात करें मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में, जिस तरह से आप लोकप्रिय यूथ के बीच, जेन जी के बीच, तो हमेशा जिस तरह से आप लोगों को की हेल्प करते हैं स्पोर्ट्स में, जिस तरह खेलों को प्रमोट करते हैं, मेड रैली आयोजित करते हैं, खासतौर से स्पेशली क्रिकेट की बात करें, क्रिकेटरों को बहुत आप सपोर्ट करते हैं। तो कई बार ऐसा मौका भी आया जब विधानसभा चुनाव हुए, लोकसभा चुनाव हुए, लोगों ने अपनी तरफ से आपको कैंडिडेट बनाने की अपील की है। कई बार ये सभी होकर बाबा साहब को भोपाल से चुनाव लड़ना चाहिए। तो कभी आपके मन में ये विचार नहीं आया, लोगों ने, जो लोग आपसे एक्सपेक्ट करते हैं? देखिए, ये बात सही है, और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे इतना प्यार यहाँ से, शहर से मिला। बच्चों से मिला, अपने उम्र के लोगों से मिला, बड़ों से मिला, मार्गदर्शन भी मिला, प्यार भी मिला, सहयोग भी मिला। और ये मुझे कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि मुझे दोनों राजनीतिक दल जो प्रमुख हैं मध्य प्रदेश में, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी, दोनों से और दोनों के नेताओं से मुझे विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए, और ये भी कहा गया कि अगर कभी मेयर का चुनाव हो तो आपको इंटरेस्ट लेना चाहिए। लेकिन क्योंकि ये चीज मेरा निर्णय था और मैंने छोड़ा था, तो एक इसमें एक वो होता है कि जो लोग मेहनत करके अब आगे आए हैं, क्या मुझे उनके मौके को बीच में आके बाधित करना चाहिए? तो मुझे लगता था नहीं करना चाहिए, और मुझे किसी का सहयोग करना चाहिए उससे ज्यादा अच्छा। और मैं ये भी कहूंगा, फादर प्रशासनिक थे तो मुझे प्रशासनिक तबके से बहुत मदद मिलती है राजनीतिक तबकों के अलावा, और उनसे मैं बहुत अच्छे से रिलेट कर पाता हूँ। उनकी समस्याओं को भी जानता हूँ, उनकी सीमाओं को भी जानता हूँ, उनकी ताकतों को भी जानता हूँ, और इस सब से जो मदद मिलती है, मुझे लगता है कि वो मेरे लिए जो एक मन में आता है ना, हम दूसरों के काम आए, या वो करने का मुझे बहुत मौका इससे मिल जाता है। बाबा, एक सवाल जो बार बार मन में आता है, क्योंकि आपका और आपके परिवार का जुड़ाव लंबे समय से कांग्रेस से रहा है। आपके बड़े ब्रदर जो हैं टी एस सिंह कांग्रेस से हैं, मौसा जी से आपकी सिस्टर वो भी कांग्रेस, मम्मी भी कांग्रेस से ही कैबिनेट मंत्री रही हैं। जी। लेकिन हम 2003 के बाद से लगातार दे रहे हैं, जो
दिग्विजय सिंह जी का टेन्योर था 10 साल का। उसके बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस का जिस तरह लगातार पतन हो रहा है, 2018 में एक मौका मिला था लेकिन उसको भुना नहीं बनी। क्या क्या मानते हैं आप कि कांग्रेस के जो ये पतन हो रहा है लगातार, इन हाउस पॉलिटिक्स है, इंटरनल पॉलिटिक्स है, क्या वजह है कि मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश में कांग्रेस जो सिमटती जा रही है, उसकी खास वजह क्या मानते हैं आप? मेरा ऐसा मानना है, ये मेरी व्यक्तिगत राय है, ये राजनीतिक राय कम होगी और एक जनता की राय मेरे ख्याल से ज्यादा होगी। मेरा ऐसा मानना है कि इंडिपेंडेंस के बाद 1947 के बाद कांग्रेस पार्टी को ज्यादा मौका मिला सरकार में रहने का, भारत सरकार में भी और राज्यों में भी। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग भी बदलाव चाहते थे और कुछ कांग्रेस के लीडर्स में भी जो वो जो जोश होना चाहिए था वो कुछ कम हो गया। और सत्ता में इतना रहने की वजह से, जो अभी आप कह रहे थे कि आपस में भी टकराव जो है, क्योंकि टकराव आपस में ऐसा कोई दल नहीं है, घर के अंदर भी होता है, लेकिन जब घर की बात आती है तो सब एक हो जाते हैं और वो टकराव पीछे हो जाता है। ऐसे ही दलों में भी होना चाहिए, लेकिन जब वो नहीं होता है तो उसके दुष्परिणाम होते हैं, चाहे वो कोई भी राजनीतिक दल हो। कांग्रेस के दूसरा जो एक फर्क आया, इंटरनेशनल सिनेरियो भी थोड़ा सा बदला। और मैं वर्ल्ड में देख रहा हूँ आजकल थोड़ा सा कम्युनलिज्म ज्यादा है, कम्युनलिज्म की बातें बहुत होती हैं। उसका प्रभाव भी हमने हमारे देश में देखा और उसका लाभ भी भारतीय जनता पार्टी को मिला और उन्होंने भुनाया। और जहां तक आप 2003 की बात कर रहे हैं, न केवल मध्य प्रदेश, 2003 में कांग्रेस के हाथ से सत्ता छत्तीसगढ़ से भी गई जी। ये कंबाइंड मध्य प्रदेश में ऐसा माना जाता था कि छत्तीसगढ़ एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है जो मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को बनाता है, माना जाता था, कांग्रेस की सरकार को बनाने में मदद करता है। तो शायद इसीलिए राजनीतिक दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी को सूट करता होगा कि 2 स्टेट्स हो जाए, तो कम से कम एक स्टेट तो हमारे हिस्से रहे। तो उनको दोनों स्टेट में लाभ मिला और 15 साल वहां भी आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही और उसके बाद वहां कांग्रेस की सरकार आई। यहाँ भी मौका मिला कांग्रेस की सरकार बनने का। और अब राजनीति में जो हो रहा है ये पहले कम होता था कि दूसरे दल के लोगों को दाएं बाएं कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। थोड़ा राजनीतिक पतन भी मैं देख रहा हूँ और उसको बहुत आसानी से मीडिया भी, समाज भी एक्सेप्ट कर रहा है। उनको बोलना चाहिए, अगर उनको कोई बात ठीक नहीं लगती है तो उस पर बोलना चाहिए। और भी दूसरे कई ऐसे पैमाने हैं जिसमें राजनीति का मूल्यांकन करते हैं तो अच्छा नहीं लगता है कि हमारे देश में ऐसा हो रहा है, क्योंकि हम चाहते हैं अपने देश को दुनिया में अव्वल देखना। और नैतिकता हमारी ताकत रही है। ये जो इलाका रहा है जिसको आज हम भारत कहते हैं, यहाँ जो पुराने किस्से हैं वो सब इन्हीं बातों पे हैं कि एक अच्छा समाज, एक सच्चा समाज, एक शांति प्रिय समाज, एक मिलजुल के रहने वाला समाज। और जब वहां हम ये कमियां देखते हैं तो ये हमारे सामाजिक पतन का एक पैमाना तो है। बिल्कुल। बाबा साहब एक बात करते हैं, अगर 2018 की बात करते हैं तो 14 साल के लंबे वनवास के बाद मध्य प्रदेश प्लस छत्तीसगढ़ दोनों जगह कांग्रेस ने रिपीट वापस सत्ता में आई थी। मध्य प्रदेश में 18 महीने चली सरकार, सिंधिया जी ने पाला बदला, चले गए। छत्तीसगढ़ की बात करें तो पहले भूपेंद्र सिंह ढाई, ये सब मेरी बात हुई थी बड़े बाबा साहब से, तो ढाई साल का एक वो फार्मूला रखा था। जब भूपेंद्र सिंह बघेल के 2.5 साल पूरे हुए थे, ये मांग तेजी से उठी थी, जोर से उठी थी कि टी.एस. सिंघल साहब को सीएम बनाया जाए। बाद में उनको डिप्टी सीएम बनाया गया। 2023 की बात करें तो हाँ, तो 18 से 23 तक पूरे 5 साल सरकार चली, लेकिन 2023 में वापस बीजेपी आ गई। तो कहीं ना कहीं वहां पर अगर छत्तीसगढ़ की बात करें, बाबा साहब को 2.5 साल, बड़े बाबा साहब को 2.5 साल बाद मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाने, क्या एक कांग्रेस की गलती थी? मुझे ऐसा लगता है कि उसका भी प्रभाव पड़ा, क्योंकि अगर हम देखें तो छत्तीसगढ़ के जो प्लेन्स थे, जो बीच का इलाका है, छत्तीसगढ़ मुख्यतः 3 हिस्सों में बटा हुआ है। एक साउथ का हिस्सा जहां बस्तर
और कांकेर है, एक सेंट्रल छत्तीसगढ़ जो प्लेन्स ऑफ छत्तीसगढ़ है, एक नॉर्दर्न छत्तीसगढ़ जो बिलासपुर के ऊपर का इलाका है, सरगुजा, रायगढ़ इत्यादि। तो नॉर्थ और साउथ छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को काफी नुकसान हुआ और सरगुजा जो संभाग है वहां एक भी सीट नहीं आई, तो वहां हो सकता है इस बात का बहुत प्रभाव पड़ा हो कि वो लोग चाह रहे हो हमारे बीच का प्रतिनिधि ही एक मौका लेके काम करे। जैसा आपने कहा कि क्या तय हुआ था क्या नहीं, ये मेरी जानकारी में तो नहीं है, लेकिन ये बात मीडिया के माध्यम से अक्सर उठती रही, तो उसके जो भी कारण हो। और जहां तक कांग्रेस वर्कर का सवाल है, ये बात सही है कि 2023 के चुनाव में कांग्रेस वर्कर में उतना जोश नहीं था। उसने कांग्रेस का विरोध भले ना किया हो, लेकिन उतना जोश उसमें नहीं था जो जोश मैंने उन लोगों में 2018 में देखा था। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें बाबा साहब, तो जीतू पटवारी जी जो हैं अभी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं, वो दिग्विजय सिंह के खेमे से माने जाते रहे हैं। दिग्विजय सिंह उनको हमेशा बेटा करते रहे, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ दिग्विजय सिंह जी को कि जीतू पटवारी जी का इंटरनली ओपन तो दिख रहा है और सामने भी आ रही है कुछ ना कुछ उन लोगों में इंटरनली मतभेद चल रहा है। जैसे उज्जैन का मामले को लेकर का है, तो उन्होंने जीतू पटवारी को सलाह दी कि 1 रुपए में जमीन मैंने भी दी थी न्यास को। तो क्या लगता है कि ये जो अभी जो जिस स्थिति में, इससे और स्थिति बिगड़ेगी या कुछ और सुधार होने के चांसेस है? नहीं नहीं, सुधार ही होगा, क्योंकि जहां तक ये इशू है, ये एक देखिए कई बार एक ही इशू पे अलग अलग मत होते हैं। और कांग्रेस और बीजेपी में अगर अपन बात करें तो कांग्रेस में ज्यादा लिबरलिज्म है, वहां लोग जल्दी बोल देते हैं, और बीजेपी में लोग बोलते ही नहीं। मैं तो आजकल देख रहा हूँ कि आपको जब तक अनुमति नहीं है, और कितनी अनुमति है और क्या बोलने की अनुमति है, वहीं तक आपको बोलना है, या राजनीतिक विरोध करना है, तो कई मुद्दों में आप देखिए एकदम शांत हो जाते हैं, जो कि इतने गंभीर और बड़े बड़े मुद्दे होते हैं। तो ये अपने अपने दल का एक कैरेक्टर भी होता है। तो ये दिग्विजय सिंह जी ने, आप शायद लैंड अलॉटमेंट की बात कर रहे हैं, हाँ, उसमें उन्होंने कहा भी और फिर करेक्ट भी किया अपने आप को शायद, कि जो दूसरा पहलू वो उठाना चाह रहे हैं वो पहलू जरूर दमदार है। और वो यहाँ तक कि दलाल तक बोल दिया उन्होंने कि दलाली कर रहे हैं कुछ लोग। किसने बोला ये? दिग्विजय सिंह जी ने। नहीं, वो किस इशू में बोला उन्होंने? इस मामले को लेकर जो जमीन सीएम पर एलिगेशंस लगे हैं जमीन के लेकर, फिर या 1 रुपए में न्यास को 500 एकड़ जमीन दी गई उसको लेकर। अब न्यास को जो 500 एकड़ जमीन दी, अगर वो सरकारी न्यास है तो ऐसा तो 1 रुपए में अलॉटमेंट होता रहा है और होता रहता है। लेकिन उसमें और अगर कोई अनियमितता है जो जीतू जी के नॉलेज में है और जिसको वो उजागर करना चाहते हैं, तो बिल्कुल होना चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए, सुधार होते रहना चाहिए, करेक्शंस होते रहना चाहिए। कई बार गलतियां जानबूझ के होती हैं और कई बार गलतियां हो जाती हैं, दोनों बातें होती हैं। लेकिन दोनों मुद्दों में मेरा ऐसा व्यक्तिगत मानना है कि सुधार होना चाहिए, और जिस चीज के लिए हमने जमीन दी है, अगर वो पर्पस सही है और काम सही है, तो उसको उस नजरिए से देखना चाहिए। और अब मैं तो उससे कहीं गंभीर दूसरी चीजों को मानता हूं, जो बड़े बड़े लैंड पार्सल्स जंगल के अलॉट हो रहे हैं, जहां माइनिंग के लिए बेतहाशा कटाई वगैरह हो रही है, उसमें हमको बहुत सीरियसली काम मतलब ये करना चाहिए। माना जाएगा कांग्रेस अभी एकजुट नहीं है, जो गंभीर मुद्दे मध्य प्रदेश की उनको छोड़कर दूसरी तरफ ध्यान। कांग्रेस की एकजुटता का ये प्रश्न ही नहीं था। ये क्या होता है, जो मुझे लगता है, मैं हो सकता है गलत हो, जो मुझे दिखता है और मुझे लगता है, उसमें मुझे ऐसा लगता है कि मीडिया जो है काफी हद तक काफी हद तक सत्ता पक्ष से प्रभावित रहती है और उनके पक्ष को ज्यादा उजागर करती है, तो वही मीडिया में आता है और वही बातें फिर डिस्कशन का पार्ट बन जाती हैं। मैंने क्योंकि मेरा दोनों से संवाद होता रहता है, कम होता है लेकिन होता रहता है, तो ऐसी खटास तो मैंने अनुभव नहीं किया है। और जो अभी इलेक्शन क्योंकि बहुत दूर है, तो कितना इन चीजों का फायदा मिल रहा है, कितना नुकसान हो रहा है, ये अभी जनता से आपको सुनने को नहीं मिलेगा।
वो जवाब ही नहीं देंगे आपके इन प्रश्नों का। अभी तो उनकी जो मुख्य चीजें हैं, महंगाई है, करप्शन है, पुलिस से Basic मदद need है, है। बेसिक नीड्स है, वो उनका पूरा ध्यान, और उनको हर जनप्रतिनिधि से, किसी भी दल का हो, विपक्षी दल का हो या सत्ता पक्ष का हो, उससे उनको वो मदद की अपेक्षा अभी ज्यादा है। और सत्ता पक्ष वाले आपस में लड़ते हो तो उनकी तरफ से उनकी भला लड़ते रहे, विपक्ष वाले आपस में लड़ते हो तो लड़ते रहे, उनको कोई मतलब इससे ज्यादा अभी इतना, वो चुनाव के आसपास जरूर इन चीजों का महत्व बढ़ जाता है। कहाँ चूक हो गई राज्यसभा चुनाव को लेकर? मीनाक्षी नटराजन एक अच्छी कैंडिडेट थी। ये फिर देखिए मेरा व्यक्तिगत मत है। ये इसमें बहुत ही एक तरफा निर्णय लेते हुए पीठासीन महोदय दिखे हैं। और ये मैटर क्योंकि कोर्ट्स में पेंडिंग है, तो उसकी लीगैलिटी पर बोलना इस वक्त उतना उचित नहीं है। पर मेरा ऐसा मानना है कि काफी एक तरफा निर्णय कांग्रेस कैंडिडेट के खिलाफ हुआ है। लेकिन सीएम है या कैबिनेट मिनिस्टर है, ये सत्ता पक्ष का आरोप है, बीजेपी का भी ये आरोप है कि जिस तरह से हमें ये डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करे, मतलब कांग्रेस के अंदर ही खुद कोई जो कहते थे ना, लंका घर के भेदी ने लंका ढा दी, तो वो स्थिति, वो आरोप लगा रहा है कि तो क्या बोलेंगे वो? अगर एक तरफा निर्णय है और शायद उनके पक्ष में है और उनको भी पता है, तो क्या क्या बोलेंगे? कुछ तो ऐसा बोलेंगे जिससे जनता कुछ डाइवर्ट हो। नहीं, ये तो कह नहीं पाएंगे कि हाँ हमने जानबूझ के जो है इनको नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं चूक तो हुई है ना बाबा साहब। नहीं, आप फिर वो कानूनी पहलू है, आप चूक बता दीजिए। जिस तरह से उनको बताया कि उन्होंने अपनी पूरी जो नॉमिनेशन फॉर्म है उसमें उस कोर्ट का जिक्र नहीं किया, उस वारंट का जिक्र नहीं किया कि कौन सा वारंट? जो वहां से तमिल, वो जो पश्चिम बंगाल वाला जो मैटर, कौन सा वारंट? कि उनको कुछ नोटिस दिया गया था। आपने नोटिस बोल दिया, अभी आप वारंट बोल रहे थे। देखिए, है ना, तो यू स्टैंड करेक्टेड एंड हेंस ये करेक्शन होगा, आपको न्यायालय से उचित फैसला समय से मिलेगा, निश्चित बता रहा हूं मिलेगा। 5 साल बीत जाएंगे उसके बाद मिलेगा। ये तो देखिए, ये इन चीजों को मैं बोलता हूं अब्यूज ऑफ डेमोक्रेसी। ये प्रजातंत्र का दुरुपयोग है। कई चीजें देखिए, प्रजातंत्र में और ऑटोक्रेसी में जो बेसिक फर्क ये है कि प्रजातंत्र डिजाइन हुआ था जहां सबकी आवाज हो और हम एक बीच का राह लेके सब उसमें अपना अपना थोड़ा डाले। उसमें हमें भी मालूम था कि वो उसमें थोड़ी सी गति प्रभावित होगी, थोड़ा स्लो चलेगा। ऑटोक्रेटिक डिसीजन में होता है अभी कल, लेकिन उसके दुष्परिणाम फिर इसी तरह के होते हैं कि फिर किसी की सुनवाई नहीं होती। ये होप और ये एक्सपेक्टेशन कैसे कि जुडिशियल से कांग्रेस को फायदा या किसी भी पॉलिटिकल, अभी दिस सिनेरियो कि कांग्रेस या अदर पॉलिटिकल पार्टी को बेनिफिट मिल सकता है, फायदा मिल सकता है। कई मामलों में देखा है कि पूरी तरह लीगल होने के बाद भी, ना तो आपकी बात कर लें, पश्चिम बंगाल की बात कर लें, हरियाणा की बात कर लें, किस तरह सांसद जा रहे हैं और लगातार ना तो लोकसभा से उनको बेनिफिट मिल रहा है, ना इधर से कांग्रेस जुडिशियल से कुछ बेनिफिट फायदा मिल रहा है। इस वक्त इंस्टीट्यूशंस बहुत खुले तौर पर सत्ता पक्ष के पक्ष में निर्णय दे रहे हैं। मैं आरोप लगा नहीं रहा हूं, मैं सत्य बोल रहा हूं, है ना। निर्णय दे रहे हैं और निर्णय देना भी तो उनका अधिकार है, किसी का समर्थन करना भी तो उनका अधिकार है। मतलब कि इन्फ्लुएंस है सत्ता पक्ष से, रूलिंग पार्टी से। अब ये तो वही बता पाएंगे, पर ये तो दिख रहा है कि उनका जो निर्णय है उसका जो झुकाव है वो सत्ता पक्ष की तरफ है। जैसे कई निर्णय ऐसे होते हैं ना जो सत्ता पक्ष के खिलाफ भी जाते हैं, ऐसे निर्णय दिखते नहीं है, वो पेंडिंग हो जाते हैं या उनमें कोई निर्णय होता नहीं है। दोस्तों, तो आप देख रहे थे नारद मुनि लाइव का पॉडकास्ट। इसका दूसरा भाग भी हम आपको दिखाएंगे। आज पहले पार्ट में आपने को क्या ऐसा लगा, इस पर अपनी राय हमें जरूर बताएं।